नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर यदि आपने काम कर लिया तो यकीन मानिए किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में प्रारंभिक परीक्षा में आपको 5 से 10 प्रश्नों तक का लाभ हो सकता है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे कि सिविल सर्विस एग्जाम का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसा कि आप सब भी जानते हैं, पूरा पेपर किसी से नहीं बनता। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी को भी नहीं बनते हैं। यदि आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, तो बिना कोई तथ्यात्मक जानकारी होते हुए भी आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन की संभावना को बढ़ा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ मैं बात करूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2022 की और उन प्रश्नों को उठाएंगे जिन प्रश्नों की आपको जानकारी नहीं भी होती, तो कैसे आप थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल कर पेपर में उसे सही कर लेते और आपका प्रीलिम्स कट ऑफ पार हो जाता। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 का पेपर है। आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न पर बात करते हैं, जो है अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैंगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है। तो ध्यान से देखिए, पहला है सूखा प्रतिरोध के लिए, दूसरा है कीट प्रतिरोध के लिए, तीसरा है जीवाणु प्रतिरोध के लिए, चौथा है फफूंदी प्रतिरोध के लिए। अगर आपको थोड़ा भी कॉमन सेंस पता हो, अगर आपने सुना होगा, तो आपको ये मालूम होगा कि खेतों में जो फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो होते हैं कीट। इसलिए बीटी बैंगन जो बनेगा उसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो है वो कीट प्रतिरोध है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो आपको होना चाहिए। तो दूसरे प्रश्न का आंसर होगा बी, कीट प्रतिरोध। फिर बात करते हैं छठवें प्रश्न पर, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो देखिए, आप दो विकल्प तो कॉमन सेंस के आधार पर एलिमिनेट कर देते। एक तो थार का मरुस्थल जहां रेगिस्तान है तो बायोडायवर्सिटी ज्यादा नहीं हो सकती, और दूसरा पठारी क्षेत्रों में भी बायोडायवर्सिटी तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो फिर कहां ज्यादा होती है, तो घाटी के क्षेत्र में। आपके सामने दो विकल्प थे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इसमें अगर आपको एक आंसर ना भी पता हो तो आपने कम से कम 50% की संभावना अपनी दो विकल्पों को एलिमिनेट करके बना ली थी। इसके बाद दोस्तों, जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी घाट, वो ज्यादा जैव विविधता वाला एरिया माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है। आपके विकल्प एफपीओ, आईएसआई, बीईई और हॉलमार्क। वैसे तो बड़ा आसान प्रश्न था, सब किसी को भी ये बन जाता, लेकिन अगर मान लो आपको नहीं भी पता है तो आप अगर इसका इंग्लिश वाला वर्जन देखेंगे तो वहाँ पी का मतलब लिखा हुआ है प्रोसेस्ड। पी का मतलब लिखा हुआ है प्रोसेस्ड, बड़ा आसान हो जाता प्रोसेस्ड। अगर देख लेते तो यहाँ पी केवल पहले वाले विकल्प में है। मैं आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो है थर्ड लाइन में, मैंडेटरी ऑन ऑल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट। तो अगर आप इसको भी फोकस करें तो आपको समझ में आ रहा है कि इससे मिलता जुलता केवल विकल्प ए है जिसको हम टिक कर सकते हैं। तो देखिए, बिना किसी फैक्ट के, नॉलेज के, आपने इसको आसानी से टिक कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा 19वां, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये भी बड़ा कॉमन सेंस वाला प्रश्न था कि मुख्यमंत्री होगा, तो इसमें बतलाया गया प्रश्न में कि मुख्यमंत्री ही मंत्री परिषद की अध्यक्षता करेगा, और वो अगर नहीं है तो जो अध्यक्ष है वही तो बतलाएगा कि मैं नहीं हूं तो मेरे बदले कौन अध्यक्षता करेगा। तो इसीलिए इसका आंसर दूसरा ही होगा, मुख्यमंत्री ही बतलाएगा कि उसकी अनुपस्थिति में कौन सा मंत्री मंत्री परिषद की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है हमारा 23वां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। पहला कथन है, मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। दूसरा कथन है, आयोग का काम मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। तो ध्यान से देखिए, दोनों ही कथन मानवाधिकार के क्षेत्र या कार्य को जो है प्रतिबिंबित कर रहे हैं, और दोनों ही पॉजिटिव कथन है, जो कि पहला बतला रहा है कि भाई मानवाधिकार आयोग जो है वो संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा कार्य करने के लिए, और दूसरा बोल रहा है कि मानवाधिकार के क्षेत्र में वह रिसर्च भी करेगा। तो चूंकि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है,
तो दोनों ही सही होना चाहिए, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट कहीं से भी सेकंड स्टेटमेंट की व्याख्या करता नहीं नजर आ रहा है, इसलिए हम इसको डी आंसर मानेंगे, भले ही हमें मानवाधिकार आयोग के कार्य ना भी पता हो, तो हमारा डी आंसर एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? ध्यान दीजिएगा, नहीं पे फोकस करना है आपको, क्योंकि यही गलतियां होती है। तो कौन नहीं हो सकता? पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति, विधि क्षेत्र का व्यक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति, और चौथा विकल्प है राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। यदि आपने थोड़ा भी पॉलिटी पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि विधानमंडल का जो सदस्य होता है वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, और राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त का एक पद जिसके बदले उसे वेतन मिलेगा लाभ का पद है, इसलिए वो विधानमंडल का सदस्य तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मान लो अगर आपको ये ना भी पता हो तो आप देखिए ना, चारों विकल्पों में सबसे विषम कौन है? पत्रकारिता, विधि और विज्ञान, ये तीनों एक क्षेत्र हैं जिस पे आप कार्य करके एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन जो चौथा है वो है आप जन निर्वाचित व्यक्ति हो, क्योंकि आपको विधानमंडल का मेंबर बनाया गया है, या तो आप जनता के द्वारा चुने गए होंगे या मनोनीत होंगे। तो चौथा बिल्कुल बाकी तीन विकल्प से डिफरेंट है, तो यही आंसर होगा, तो डी आंसर है दोस्तों इसका। अगला प्रश्न है 41, देखिए, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? अब देखिए, सवाल में ही आंसर बता दिया गया कि देश की सीमाओं से परे, यानी देश की सीमाओं से बाहर। तो देश की सीमाओं से बाहर क्या होता है? वर्ल्ड ही तो होता है, विश्वव्यापी। तो ई कॉमर्स इसलिए तो फेमस है कि उसकी विश्वव्यापी पहुंच है, हर जगह आप जो है अपने सामान को ई कॉमर्स के माध्यम से पहुंचा सकते हो। तो यही इसका सबसे सटीक आंसर होगा, विश्वव्यापी पहुंच। अगला है हमारा 42वां, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? नहीं है की बात किया है यहाँ पर, तो देखिए वह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकता है, ये तो फायदा है। दूसरा देखिए, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकता है, ये क्या है? नुकसान है, अलग ही समझ में आ रहा है। तीसरा क्या है? वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, ये भी पॉजिटिव कथन है, क्योंकि अगर खतरनाक स्थितियों में रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर जनहानि काफ़ी कम हो जाएगी। चौथा है, वे थकते नहीं हैं और ना ही विश्राम करते हैं। तो दोस्तों, वे थकते नहीं हैं, विश्राम करते हैं, खतरनाक स्थितियों में उनका प्रयोग और असमर्थ मनुष्यों की मदद, ये सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो कि उसका फ़ायदा बता रहे हैं। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है कि वह नौकरियों को विस्थापित कर सकता है जिससे मानव बेरोजगार हो जाएगा, तो यही इसका एक नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, इसलिए बी होगा इसका आंसर। तो ऐसे प्रश्न बड़े आसान होते हैं, बस ये है कि हम फोकस के साथ बिल्कुल उसको सटीक रूप से पढ़ें तो हमें उसका आंसर बिना कोई विशेष जानकारी के बन जाता है। अगला है 44वां प्रश्न, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको 3-4 विशेषताएं दिखे तो पहले तो उसे पढ़ लो। अगर आपको ज़्यादा कुछ ना समझ में आए तो उपयुक्त सभी को टिक कर दीजिएगा, क्योंकि एमपीपीएससी के ऐसे प्रश्नों के ज़्यादातर उत्तर उपयुक्त सभी होते हैं। वैसे भी आप किसी वर्ड की अगर गूगल में विशेषताएं ढूंढोगे तो आप ये ढूंढना आसान है कि उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, ना कि ये ढूंढना कि उसकी विशेषताएं कौन सी नहीं होती है। तो विशेषताएं ढूंढना आसान होता है, जो विशेषताएं नहीं है उनको नहीं ढूंढा जा सकता, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी चौथा। अगला प्रश्न है 50वां, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? देखिए, डेटा जो होता है उसमें भी पक्षपात के बिंदु शामिल हो सकते हैं। एल्गोरिदम जो होता है वो कोडिंग के माध्यम से बनाया जाता है, तो उसमें भी आप पक्षपात की गुंजाइश को देख सकते हैं, और लोग तो पक्षपात कर ही सकते हैं। सिर्फ इकलौता है क्षमता, कैपेसिटी, जहां हमें पक्षपात का कोई भी जो है तथ्य नहीं दिखाई देता, तो डी आंसर होगा। अगला 54 क्वेश्चन है, भारत में लो अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है में फोकस करें तो देखिए, पहला है, हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लो अयस्क के भंडार हैं। भाई हमको नहीं पता। देश के दूसरा विकल्प है, देश के लो अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में। मालूम नहीं यार, बड़ा आश्चर्यजनक जानकारी लग रही है। तीसरा, कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लो अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र हो भी सकता है। और चौथा है, मयूरभंज जिले का लो अयस्क में उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, ये चारों स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसके बारे में आपको अगर कोई विशेष जानकारी हो तभी आप इसको सही
कर सकते हो। तो फिर प्रश्न आता है कि आखिर ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, बड़ा ही आसान है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले जिसमें कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता हो जो आपके पास नहीं है, आपको अब प्रश्न नहीं बन रहा है, तो चारों विकल्प को पढ़िए और जो भी विकल्प आपको अति संयोक्तिपूर्ण लगे, जो लगे कि गलत हो सकता है, उसको टिक करके आ जाइए। यहाँ देखिए, दूसरा विकल्प जो है बड़ा ही अति संयोक्तिपूर्ण है कि पूरे देश का लोहा सिर्फ 2 राज्यों में। ऐसा थोड़ा सा लगता है कि पॉसिबल नहीं होगा, तो आप दूसरा कथन टिक कर दीजिए, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा 60वां, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड देश नहीं है। तो लैंडलॉक्ड क्या होता है, तो वह देश जो किसी भी समुद्र तट से अपनी सीमा साझा नहीं करता, वे स्थलरुद्ध या लैंडलॉक्ड देश कहलाता है, क्योंकि वो चारों ओर से स्थलों से घिरा होता है। तो अब आपको देखना है नेपाल, थाईलैंड, लाओस, भूटान। ये बड़ा ही फैक्ट वाला प्रश्न है कि आपको अगर मैप पता हो कि भाई किसके तट पर समुद्र लगता है, तो आप तभी कर पाओगे। लेकिन विकल्प ऐसे हैं कि बड़ा आसान है। आपका पड़ोसी नेपाल तो आप जानते ही है, वो तो आपके उत्तर में हिमालय पर्वत से लगा हुआ, तो वहाँ तो कोई समुद्र तट नहीं है, तो ये तो आपका जो है लैंडलॉक्ड है। दूसरा, आपको पता है कि उसी के बाजू में भूटान है, वो भी लैंडलॉक्ड है। अब आपको कंफ्यूजन होगा सिर्फ 2 में, थाईलैंड या लाओस। तो अगर आपको इसका आंसर टिक करना है, आप दोनों के बारे में नहीं जानते, तो आप अपने आसपास जो बातें सुनते हो उस पर फोकस करो कि लोग ज़्यादा घूमने थाईलैंड जाते हैं कि लाओस जाते हैं। तो आंसर आएगा कि थाईलैंड, बैंकॉक जाते हैं। तो इसलिए जाते होंगे कि वहाँ समुद्र तट वगैरह है, खूबसूरती ज़्यादा है। तो इसलिए आप बिना कोई जानकारी के भी इसको बी करके आ जाइए, आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 71, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा है लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। तीसरा है मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। चौथा है मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, कोई भी अति संयोक्तिपूर्ण कथन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करें। तो दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। जो हम ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं कोई तुक्का नहीं है, बल्कि कॉमन सेंस और लॉजिक है। और कॉमन सेंस और लॉजिक के लिए भी आपको थोड़ी बहुत विषय की जानकारी होना चाहिए। तो जैसे अगर आपको बड़ा ही आसान फैक्ट पता है कि लाल एवं पीली मिट्टी जो है वो उर्वर नहीं होती, बल्कि इसमें मोटा अनाज वगैरह उपजाया जाता है, तो ये उतनी ज़्यादा उर्वरता इसकी नहीं होती है। तो आप देख लेंगे कि दूसरा कथन तो गलत हो गया। तो दूसरे कथन को आप देख लो, उसको एलिमिनेट कर दो, तो आपका ए विकल्प, बी विकल्प और सी विकल्प ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि वो सही नहीं है। तो आपका सिर्फ एक ही आंसर बचता है डी। तो केवल अगर आपको इस स्टेटमेंट की भर जानकारी हो मिट्टी के बारे में, तब भी आप ऐसे जटिल प्रश्नों का उत्तर खोज सकते हो। तो इसका उत्तर होगा डी। 73वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है। पहला कथन है शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है। दूसरा है राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तीसरा विकल्प है ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। और चौथा है सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी बड़े सामान्य से विकल्प है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को दर्शा रहे हैं। लेकिन जो विकल्प सी है, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, ये कोई सामान्य कथन नहीं है, बल्कि बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा है। सिर्फ 2 जिलों के विषय में बात कर रहा है, तो आप इसको गलत ठहरा सकते हो। तो ये सी ही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है, यानी पॉजिटिव कथन को आपको यहाँ ढूंढना है। तो पहला है बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, दूसरा है माल की उपलब्धता में कमी, तीसरा है आर्थिक विकास में कमी और चौथा है उच्च बेरोजगारी दर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो पहला विकल्प है बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, वो एक पॉजिटिव कथन है, लाभ दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो ग्राहकों के लिए न केवल वस्तुएं कम मूल्य में उपलब्ध होंगी, बल्कि गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं भी उपलब्ध उनको होगी और उनके पास विकल्प अधिक होंगे कि भाई वो कौन सी वस्तु ले, किसकी वस्तु ले, कौन से ब्रांड की ले। लेकिन जो बाकी 3 विकल्प है कि माल की उपलब्धता में कमी होना, आर्थिक विकास में कमी हो जाना, उच्च बेरोजगारी दर, ये सब नेगेटिव कथन है जो लाभ को नहीं दर्शाते। तो ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा
किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला विकल्प है समाज सेवा, आदिवासी क्षेत्र में। दूसरा है नृत्य, तीसरा है संगीत और चौथा है भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास। तो दोस्तों, अगर इस पूरे की पूरे विकल्प में, पूरे क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ इतना पता हो कि निर्मल वर्मा एक साहित्यकार थे, तो सीधे आप चौथे विकल्प में आ जाइए, क्योंकि वो हिंदी के साहित्यकार थे, तो चौथा ही आंसर होगा। बाकी ऊपरी 3 विकल्प में साहित्यकार का कोई भी लेना देना नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। तो ये था एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 के उन प्रश्नों का एनालिसिस जिन्हें आप बिना किसी विशेष जानकारी के भी सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।